अगली सुबह विराट की नींद खुली तो उसने खुशी को अपनी बाहों में उसके सीने से लगकर सोते हुए देखा। वो उसको बहुत ही मासूम लग रही थी। विराट ने उसके चेहरे पर प्यार से अपने हाथों को फिराया और हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने उसको अपने बाहों में भर कर और करीब कर लिया और उसके ओंठों पर एक किस कर लिया। उस किस की वजह से खुशी की नींद खुल गई। उसने विराट की आंखों में प्यार से देखा, उसके चेहरे को अपने हाथ से छुआ और बोली, मैं अपनी जिंदगी की हर सुबह यूं ही तुम्हें अपने करीब देख कर करना चाहती हूँ। ये सुनकर विराट ने प्यार से हाँ में अपना सर हिला दिया। उसने प्यार से खुशी के माथे को चूमा। दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। ऑफिस में पहुंचकर दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। दोनों ही जब काम में डूब जाते थे तो फिर दोनों की ही किसी भी काम का कोई होश नहीं रहता था। धीरे धीरे दोनों का वक्त खुशियों और प्यार से भरा बीतने लगा। अक्सर राहुल भी उन दोनों से मिलने आता रहता था। वो खुशी को अभी भी बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने कभी भी खुशी को ये जताया नहीं। विराट का बिजनेस काफी जल्दी ग्रो कर रहा था। खुशी भी अब बहुत व्यस्त रहने लगी थी। बड़े बड़े फैशन शो में बुलाया जाता था। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी उसके डिजाइनर की किए कपड़ों को पहनना चाहते थे। अक्सर वो बड़े बड़े पार्टीज में जाया करती थी। वो एक जानी मानी सेलिब्रिटी बन गई थी। दोनों अपने अपने काम में इतने बिजी क्यों ना हो, पर वो रात में एक साथ जरूर होते थे। कभी कभी तो जब खुशी शहर से दूर रहती थी तो विराट उसके पास चला जाता था। वो हर कदम पर खुशी के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहा था। खुशी ने पूजा को भी अपने पास बुला लिया था। वो अब खुशी की असिस्टेंट बन गई थी। दोनों फ्रेंड कम बहनें ज्यादा लगती थी। एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती। कभी कभी तो खुशी पूजा से बात करने में इतनी डूब जाती थी कि वो विराट को पूरी तरह से इग्नोर कर देती थी। विराट को खुशी की बस यही बात अच्छी नहीं लगती थी। उसको पूजा से बहुत जलन होती थी, इसीलिए उसकी पूजा से बनती नहीं थी। दोनों अक्सर खुशी का ख्याल रखने को लेकर आपस में भिड़ जाते थे और खुशी उन दोनों के बीच हो रहे झगड़ों को देखकर खूब मजे करती थी। इस बीच कई तरीके की अफवाहें बाहर आती थी, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि उन दोनों के बीच कभी कोई गलतफहमी नहीं। उनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में बस एक ही महीना बचा था। विराट ने तय किया कि वो अब दादी से उसके शादी की बात करेगा, इसीलिए उसने अपनी दादी को इंडिया बुला लिया। दादी को एयरपोर्ट से विराट घर ले आया। खुशी उस वक्त शहर में नहीं थी। दादी जब आराम करके उठी तो विराट को आवाज लगाई। विराट भी दादी के साथ आंगन में बैठ गया। उसने दादी से कहा, दादी, आपको यहाँ बुलाने का मेरा कुछ खास मतलब था। दादी ने बिल मुस्कुराते हुए पूछा, मैं जानती हूँ, बोलो क्या बात है। विराट ने कहा, दादी, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद खुशी से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर दादी कुछ परेशान सी हो गई। उन्होंने विराट से पूछा, क्या तुम उसे पसंद करते हो? विराट ने दादी की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, पसंद नहीं दादी, प्यार प्यार करता हूँ मैं उससे, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार। ये बोलते समय विराट के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसकी आंखों में खुशी के लिए ढेर सारा प्यार था। उसकी आवाज धीमी थी मगर वो बहुत ही शांत थी। दादी ये सुन के बेचैन हो गई। उन्होंने विराट से बेचैनी से भरे लहजे में कहा, मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम उससे प्यार नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? विराट को दादी की बेचैनी कुछ समझ नहीं आई। वो बोला, लेकिन क्यों दादी, मैं उससे प्यार क्यों नहीं कर सकता? दादी, आपने जब मुझे उससे शादी करने को कहा था तो मैंने बिना कुछ पूछे ही उससे शादी कर ली, फिर अब आप मना क्यों कर रही थी? दादी बोली, थोड़ा सा वक्त सख्त लेकिन चिंतित आवाज में बोली, तब मेरी मजबूरी थी।
एक गहरी सांस लेते हुए बोली, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम उससे प्यार करने लगोगे। विराट थोड़ा परेशान होकर बोला, लेकिन दादी इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो बहुत सुंदर, अच्छी और बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। आज उसने अपनी मेहनत से अपना नाम पूरी दुनिया में फेमस किया है और वो एक अच्छे खानदान से भी आती है। तो फिर दिक्कत क्या है? दादी थोड़ा सा सोच कर बोली। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दादी इतनी छोटी सोच की है जो तुझे उसके अनाथ होने से कोई दिक्कत है? जो तुम झूठ बोल रहे हो कि वो अच्छे खानदान से हैं, मुझे उस लड़की से कोई दिक्कत नहीं है। तुम जिससे भी चाहो शादी करने को मैं खुशी खुशी तैयार हो जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारा टूटा दिल नहीं देख पाऊंगी बेटा। विराट को दादी की बात कुछ समझ नहीं आई। उसने दादी से बोला, मेरा दिल क्यों टूटेगा दादी? मैं खुशी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मुझे छोड़कर कभी किसी और को नहीं चाहेगी। ये बात विराट ने बहुत ही घमंड के साथ कही। और रही बात मेरे झूठ बोलने की, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो सच में एक बहुत ही अच्छे खानदान से आती है। वो दिल्ली के ओबेरॉय खानदान की वारिस है। दादी ने जब ये सुना तो वो कांपने लगी। विराट उनकी ये हालत देखकर बहुत घबरा गया। उसने कहा, दादी दादी, आपको क्या हुआ? आप इतना कांप क्यों रही हैं? उसने दादी को तुरंत ही एक गिलास पानी दिया। दादी ने कांपते हुए विराट की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा बेटा? क्या वो शेखर की पोती है? विराट ने हाँ में सिर हिला दिया। दादी की आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने कहा, हे भगवान, जाने अनजाने मुझसे ये कैसी गलती हो गई। मैंने बिना कुछ जाने उसकी जान को इतने बड़े खतरे में डाल दिया। अगर उसको कुछ हो गया हो तो मैं शेखर को क्या मुंह दिखाऊंगी? विराट दादी की बात सुनकर बेचैन हो गया। वो परेशान होकर बोला, ये आप क्या बोल रही हैं दादी? कैसा खतरा? मुझे साफ साफ बताइए। दादी विराट को देखती है और उससे बोलती है, बेटा, मैं और शेखर हम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों ने ये तय किया था कि हम तुम दोनों की बड़े होने पर शादी कर देंगे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी मरने की खबर मुझे मिली। मैं अंदर तक टूट गई थी, लेकिन कैसे भी कर के मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी देने में जुट गई। जब तुम बड़े हुए तो तुमने मुझे अमीषा से मिलवाया। तुमने उससे शादी करने के बारे में मुझसे पूछा तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने अमीषा और तुम्हारी कुंडली अपने कुल पंडित जी के पास भेजी थी। वो जैसा कहते हैं हमारे खानदान में वैसा ही होता है आया है। जब उन्होंने कुंडली देखी तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि मेरे तो होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा कि लड़की की कुंडली साधारण है, लेकिन तुम्हारी कुंडली में एक दोष है। दोष यह था कि तुम्हारी अगर शादी होती है तो तुम्हारे नए परिवार में किसी एक की मृत्यु होना तय है। शादी के 4 साल तक के ये खतरा बना रहेगा। मैं बहुत डर गई थी। मैंने पंडित जी से उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर किसी लड़की के सितारे तुम्हारे सितारों से ज्यादा प्रभावी होंगे तो ये खतरा तुम पर से टल जाएगा, लेकिन उस लड़की पर वो खतरा हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर उस लड़की के सितारे बहुत मजबूत हुए तो वो बच भी सकती है। मुझे ये सुनकर थोड़ा सुकून मिला। मैंने पंडित जी से ऐसी कुंडली खोजने को कहा। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी वजह से किसी की भी जान जाए। जब यह बात मैंने अमीषा को बताई तो वो दुखी हो गई, लेकिन फिर उसने कहा कि अगर ऐसी लड़की मिल जाती है तो हम तुम्हारी उससे शादी करवा देंगे, लेकिन बस 4 साल के लिए, और उसके बाद वो तुम्हारी दूसरी बीवी बन जाएगी। मुझे तो उसी दिन से वो चालाक लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि वो तुम्हारी पसंद थी और मैं तुम्हें किसी बात से इनकार नहीं कर सकती थी। कुछ समय बाद पंडित जी के शिष्य ने मुझे फोन किया और बताया कि किसी लड़की की कुंडली मिली है जो एकदम वैसी ही है जैसी हमें चाहिए। वो बता रहे थे कि कुछ दिन पहले ही उस लड़की
और एक लड़के की कुंडली उनके पास आई थी शादी के लिए, लेकिन लड़के ने शादी कैंसिल कर दी। तो पंडित जी ने मुझे फ़ोन करके ये बताया और किसी लड़की का नंबर दिया। मैंने उससे बात की, लेकिन उसको खतरे के बारे में नहीं बताया, बस यही बोला था कि 4 साल के लिए शादी करना है, उसके बाद मैं उसको 20 करोड़ रुपए दूंगी। वो लड़की तुरंत तैयार हो गई। मैं तुम्हारे लिए खुश थी, लेकिन उस लड़की के लिए दुखी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी जान को कोई खतरा हो। मैं स्वार्थी हो गई थी, मैंने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये बोलकर दादी जोर जोर से रोने लगी और आगे बोली, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसके प्यार में पड़ो। मैं तुमको टूटते हुए नहीं देख सकती बेटा, पर मुझसे तो अब और बड़ा गुनाह हो गया। वो बच्ची पहले ही कितना कुछ झेल चुकी है, अब मेरी वजह से उसकी जान को खतरा है। ये सुनकर विराट मुस्कुराया और बोला, दादी भी, आप भी ना इतनी सी बात से परेशान हैं। आप टेंशन ना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना समय बीत गया है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप परेशान ना हो, और आपकी वजह से ही तो मैं अपने बचपन के प्यार से मिल पाया। अगर उस भगवान ने हमें फिर से मिलवाया है तो वो हमें अब फिर जुदा नहीं करेगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। विराट दादी को देखता है और उनसे आराम करने को कहता है। दादी फिर से आराम करने चली जाती है। दादी को कमरे में भेजने के बाद विराट अपने कमरे में चला गया। वो बहुत बेचैन से अपने कमरे में इधर से उधर घूमने लगा। वो इन सब बातों पर यकीन तो नहीं करता था, लेकिन जब उसने पहले की कुछ हुई घटनाओं पर ध्यान दिया तो वो बेचैन हो उठा। उसने खुद से ही बोला, कहीं वो सारी बात सच तो नहीं। नहीं नहीं, खुशी को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं, खुद भगवान भी नहीं। अभी विराट अपने रूम में बेचैनी से घूम ही रहा था कि तभी खुशी घर आ गई। खुशी सीधे विराट के कमरे में गई तो उसने विराट को परेशान होकर इधर उधर घूमते देखा। उसने विराट को आवाज दी, विराट विराट। विराट ने जब खुशी की आवाज सुनी तो वो भाग के गया और जाकर सीधे खुशी के गले लग गया। खुशी विराट को यूं घबराया देखकर डर गई। उसने विराट से कहा, विराट कुछ हुआ है क्या? आप इतने बेचैन क्यों दिखाई दे रहे हैं? दादी ठीक तो है ना? विराट ने खुशी को और जोर से गले लगा लिया। उसने खुशी को ऐसे पकड़ रखा था मानो अगर उसने उसको छोड़ा तो वह कहीं गायब हो जाएगी। विराट ने खुशी को कुछ देर तक यूं ही अपने गले से लगाए रखा। फिर उसने खुशी के चेहरे को अपने दोनों हथेलियों में भर लिया और उसने खुशी के होठों पर किस कर लिया। खुशी ने विराट को आश्चर्य से देखा। उसकी आंखों में आज तक सिर्फ खुशी के लिए सिर्फ प्यार था, लेकिन आज उसको बेचैनी और कुछ अजीब सा डर दिख रहा था। उसने विराट से पूछा, क्या बात है डियर? तुम इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? कोई बात है क्या जिससे तुम इतने परेशान हो? आज तो दादी आने वाली थी, वो कहाँ है? क्या वो ठीक तो है ना? विराट ने उसे हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। उसने फिर से खुशी को अपने गले से लगा लिया और बोला, आई लव यू खुशी, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। खुशी थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो यहीं हूँ। क्या बात है विराट, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? मुझे सच सच बताइए, आपको मेरी कसम। वैसे तो विराट कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने खुशी को सारी बात बता दी। खुशी ने प्यार से विराट के कंधों पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए प्यार से विराट की आंखों में देखा और उसके होठों को किस कर लिया और बोली, क्या आप मुझे इतना प्यार करते हैं? विराट ने कहा, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। खुशी उसको प्यार से देखते हुए बोली, आप क्यों परेशान होते हैं? मुझे कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर आप पुरानी घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, हमने तो हमारे पुराने दुश्मनों को वैसे भी खत्म कर दिया है।
अब हमारा कोई दुश्मन नहीं है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। अब आप ये सब बातें सोचना बंद कर दीजिए। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। विराट ने खुशी को देखा और प्यार से बोला, विश्वास तो मैं भी नहीं करता, लेकिन ये बात तुमसे जुड़ी थी, इसीलिए मैं बेचैन हो गया। तुमसे जुड़ी कोई भी बात मेरे लिए छोटी बात नहीं है। ये बोलकर उसने खुशी को किस किया और दोनों एक दूसरे को प्यार करने में खो गए। रात को दादी, खुशी और विराट सब लोग एक साथ बैठे। दादी ने खुशी को देखा तो प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोली, एकदम चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। खुशी शर्मा गई। उसे पहली बार विराट की दादी का प्यार मिल रहा था। दादी ने खुशी से कहा, बेटी तुम एकदम अपने माँ के जैसी दिखती हो, बहुत सुंदर, एकदम शांत। खुशी बोली, दादी माँ, आप तो मेरे परिवार को अच्छे से जानती हैं, तो बताइए ना कि हम लोग कैसे थे। दादी खुशी को इतना उतावला देख मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी माँ बिल्कुल शांत, प्यारी और बहुत ही मीठा बोलने वाली थी। वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, इसीलिए मेरी कभी उससे उतनी बात नहीं हुई। लेकिन तुम्हारा दादा शेखर एक नंबर का बदमाश और अकड़ू इंसान था। कभी किसी से नहीं बनती थी उसकी, लेकिन मैं भी उसी के जैसी थी, इसीलिए मेरी उससे दोस्ती हो गई। वो बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। यही उसकी खासियत थी कि जो मुझे बहुत पसंद थी। वैसे तो वो किसी से नहीं डरता था, लेकिन तुम्हारी दादी से बहुत डरता था, और वो तुम्हारी दादी पर लट्टू था। तुमको पता है वो उनके घर के कितने चक्कर लगाया करता था, लेकिन उसको अपने दिल की बात बोलने से बहुत डरता था। उसके लिए तो पहला लव लेटर भी मैंने ही लिख कर दिया था। ये सुनकर खुशी और विराट खूब जोर जोर से हंसने लगे। दादी और खुशी बहुत देर तक ऐसे ही बातें करने लगी। अंत में दादी ने खुशी के हाथों के ऊपर अपने हाथों को रखते हुए कहा, बेटी अगर मैं कुछ मांगू तो तुम मुझे दोगी? खुशी ने हाँ में सिर हिला दिया। दादी ने कहा, बेटा मुझे अपने जीवन का एक महीना दे दो। तुम इस एक महीने तक मेरी आंखों के सामने रहो, यही इसी घर में। तुम अब से कहीं भी किसी भी काम के लिए बाहर नहीं जाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूँ। देखो बेटा, मुझे पता है तुम लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अपनी इस बूढ़ी दादी का दिल रखने के लिए ही सही, बस एक महीने के लिए मेरी बात मान जाओ। खुशी ने दादी माँ को प्यार से देखते हुए कहा, दादी माँ आपके लिए कुछ भी ठीक है, मैं एक महीने तक कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, आपके सामने, आपके पास। दोनों लोग मिलकर खूब मस्ती करेंगे। विराट को भी दादी की बात सुनकर आराम मिला। तीनों लोग आराम से बैठकर बातें करने लगे। अगले दिन पता नहीं कैसे अमीषा को पता चला गया था कि विराट की दादी घर आई हुई हैं। वो अपनी पूरी बेशर्मी के साथ विराट के घर पहुंच गई। उसने दरवाजे के बाहर खड़े हो कर सोचा, हाय खुशी, तुम चाहे कितनी भी सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन विराट की दादी तुम जैसे अनाथ लड़की को कभी भी शेखावत खानदान की बहू नहीं बनाएगी। और रही बात विराट की, तो उसको जो दादी कहेंगी वो वही करेगा। और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ एक महीना ही बचा है, इसलिए तो मैं शांत थी। अब मरने वालों को क्या मारना। ये सोचकर वो अपने आप में ही हंसते हुए घर के अंदर चली गई। वो अंदर जाते हुए बोली, दादी दादी कहाँ हैं आप? देखिए मैं आई हूँ आपसे मिलने। अमीषा की आवाज़ सुनकर दादी और खुशी दोनों लिविंग रूम में आ गई। खुशी बोली, लगता है दादी माँ अमीषा आई है आपसे मिलने। दादी ये सुनकर एकदम से चिढ़ गई और बोली, इतना कुछ करने के बाद इस बेशर्म की इतनी हिम्मत कि वो यहाँ तक आ गई। आने दो, उसको मजा चखाती हूँ। ये बोलते हुए वो सोफे पर बैठते हुए जोर से बोली, कौन है जो सुबह सुबह यूं कौवे की तरह चिल्ला रहा है? दादी की बात सुनकर खुशी तो उनको
हैरानी से देखने लगी और मुस्कुराते हुए सोची, अमीषा आज तुम तो गई। जब दादी ने ऐसा कहा तो अमीषा उस वक्त तक लिविंग रूम में आ चुकी थी। उसने जब दादी की बात सुनी तो शर्म से उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और आगे बढ़कर दादी माँ के पैर छूने के लिए बढ़ी तो दादी माँ ने बोला, ए लड़की, तू कौन है और ये मेरे पास क्यों आ रही है? दूर जा। ये सुनकर तो अमीषा अवाक रह गई और पीछे हटते हुए बोली, दादी मैं। तभी दादी बीच में बोली, ए लड़की, ये मैं क्या लगा रखा है? तुम कोई बकरी हो क्या? ये सुनकर तो खुशी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर कंट्रोल कर पाई। खुशी को ऐसे हंसता देख अमीषा गुस्से से लाल पीली हो गई। वो फिर बोली, दादी मैं अमीषा। दादी बोली, कौन अमीषा? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। अमीषा ने गुस्से से अपनी दोनों मुट्ठियों को बांध लिया और जबरदस्ती हंसते हुए बोली, दादी आप मुझे भूल गई? दादी तपाक से बोली, तुम कोई प्रधानमंत्री हो तो नहीं जो मैं तुम्हें याद रखूंगी? अब तो खुशी जोर से हंस दी। खुशी को हंसता देख अमीषा ने घूर कर खुशी को देखा और मन ही मन बोली, हंस लो खुशी, जितना हंसना है हंस लो, मैं तो तुम्हें बाद में मजा चखाऊंगी। वो फिर से एक जबरदस्ती की हंसी के साथ बोली, दादी मैं वो हूँ जिससे विराट शादी करना चाहता था और आपने मेरी और विराट की कुंडली मिलवाई थी। दादी बोली, हाँ तो? दादी की इस बात को सुनकर तो खुशी आंखें बड़ी बड़ी करके दादी को देखने लगी और मन ही मन सोची, क्या बात है दादी, क्या बेइज्जती की है? मुझे नहीं पता था कि आप इतनी कमाल की हैं। दादी की बात सुनकर अमीषा दांत पीसते हुए मन ही मन बोली, ए बुढ़िया, इसकी तो मैं। लेकिन वो फिर अपने आप से बोली, नहीं अमीषा, अभी नहीं। तुझे अगर विराट से शादी करनी है तो तुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। एक बार बस ये बुढ़िया तैयार हो जाए और तेरी शादी विराट से हो जाए, तब मैं इस बुढ़िया को भी सही कर दूंगी। अमीषा फिर से बेशर्मी के साथ बोली, दादी क्या मैं आपको बिल्कुल भी याद नहीं? दादी अचानक से बोली, हाँ मुझे याद आया। तू तू वही बेशर्म लड़की है ना जो मेरे पोते की शादीशुदा जिंदगी खराब करना चाहती है? तू वही है ना जिसने मेरी पोता बहू को फंसाने के लिए जाल बिछाया? तुझे मैं कैसे भूल सकती हूँ? तेरे जैसे बेशर्म लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, जो इतना कुछ करने के बाद भी मेरे सामने खड़ी होने की हिम्मत कर रही है। दफा हो जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मार कर बाहर निकाल दूँ। ये सुनकर वो तो अमीषा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने अपने गुस्से को पी लिया और खुशी की तरफ जलन और नफरत से भरे निगाहों से देखा। मन ही मन खुशी को खूब गालियां दी और मुड़कर जाने लगी तो दादी ने आवाज दी, ए लड़की सुन। आवाज सुनकर अमीषा रुक गई और पीछे मुड़ी तो दादी ने कहा, मैं तेरी दादी नहीं, मुझे दादी मत बुलाया कर। मुझे दादी सिर्फ मेरी पोता बहू और खुशी और विराट ही बुला सकते हैं। बाकी दुनिया के लिए मैं आयशा शेखावत हूँ। तो मुझे आइंदा फिर कभी मुझे दादी मत बुलाना। तुम्हारी जैसी पोती से तो अच्छा है मैं सांप पाल लूं। अब जा। ये सुनकर तो अमीषा पूरी ऊपर से नीचे तक गुस्से से लाल हो गई। उसकी इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने भी नहीं की थी। उसने अपने आप को शांत किया और मन ही मन बोली, बुढ़िया, तुझे मैंने सबक न सिखाया तो मेरा नाम भी अमीषा कपूर नहीं। ये सोचकर वो मुड़ी और घर के बाहर निकल गई। वो सीधे अपने कार में गई और कार के स्टीयरिंग पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। फिर गुस्से से पागल होकर चिल्लाते हुए अपने बालों को खींचने लगी और चिल्लाने लगी, बुढ़िया, तेरी तो खुशी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने भी तुम्हारी जिंदगी नर्क ना बना दी तो कहना। खुशी, आई हेट यू। खुशी खुशी, आई हेट यू। लिविंग रूम में खुशी और दादी दोनों मिलकर खूब जोर जोर से हंस रही थी।
दोनों अमीषा का मजाक बना रहे थे। दादी बोली, कितनी बेशर्म है ये लड़की, इतना कुछ के बाद भी वो मुझसे मिलने आई थी। उसे क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारा डाइवोर्स करा के मैं अपने पोते की शादी इस लोमड़ी से कर दूंगी। इसने ऐसा सोच भी कैसे लिया। हंसते हुए खुशी बोली, पर दादी, ऐसे किसी का मजाक बनाना अच्छा तो नहीं होता है ना। दादी बोली, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। फिर दादी और खुशी ने कुछ देर तक बातें की। खुशी ने अपने ऑफिस का सारा काम अपने घर से ही करना शुरू कर दिया। दादी उसका खास ख्याल रखती थी। देखते देखते 1 महीना बीतने को आ गया। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।